सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, जब हुकूमत का बजट आया तो इस बजट के हवाले से कहा गया कि सबसे बेहतरीन बजट है, इसमें गरीब आवाम का ख्याल रखा गया है। अब तक का पीटीआई की गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन बजट इसको कहा गया। लेकिन बजट आने के बाद मुल्क में एक हलचल मच गई है। ऐलान करदा नए टैक्सेस पर ताजिर, सरमायाकार तबका, ऑयल टैंकर एसोसिएशन, सीएनजी एसोसिएशन, फ्लावर मिल्स मालिकान, इन सभी को एतराज़ात हैं। ताजिरों का तो यहाँ तक कहना है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा तो फिर महंगाई में भी इजाफा होगा, अवाम पर बोझ पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन, फ्लावर मिल्स मालिकान काफ़ी नाराज़ हैं। आप जानते हैं एहतजाज हो रहा है और कहा गया कि क्रशिंग रोक दी जाएगी, मिल्स को बंद कर दिया जाएगा और तेल की तरसील भी रोकने का कह दिया गया है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि इनकम टैक्स रेट को 3% से 2% किया जाए और इनकम टैक्स विद होल्डिंग रेट को 3.5% से 2.5% होना चाहिए। फ्लावर मिल्स की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि गंदम पर टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। फ्लावर मिल एसोसिएशन ने 30 जुलाई से हड़ताल की धमकी दे दी और कहा कि अगर टैक्स वापस ना लिया गया तो फैसला तो फिर सड़कों पर होगा। ये सारी सूरत हाल है। अब आगे अगर हम आएँ तो फिर गैस का भी बहरान शदीद हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची की सनतों को गैस की तरसील रोक दी गई है। सीएनजी एसोसिएशन स्टेशंस 2 रोज़ के लिए बंद करने का कह रही हैं। अगर सनतों और बिजली पैदा करने वाली कंपनीज गैस फराहम नहीं उन्हें की जाएगी तो पैदावार कहाँ से होगी, बिजली पैदा कैसे होगी। सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से भी नए टैक्सेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। सीएनजी एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत एलएनजी इंपोर्ट पर लगाए गए टैक्सेस वापस ले। गैस की कीमत बढ़ाने से सीएनजी स्टेशंस बंद हो जाएंगे। 450 अरब की सरमायाकारी डूब जाएगी। आइंदा कोई शख्स पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी नहीं करेगा। ये सारी सूरत हाल है। मैं इस पर अपने मेहमानों से बात करूंगी। अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और नाज़रीन, मैंने आपको डिटेल से बताया कि कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहा है और क्या कहा जा रहा है, मुतालिबात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिम रज़ा साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल फ्लावर मिल एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ ऑन कॉल हमें मीर शम्स शाहवानी साहब ने ज्वाइन किया है जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं फ्लावर मिल पर बात कर लूँ क्योंकि क्रशिंग रोकने का कह दिया गया है, धमकी दी गई है कि टैक्स वापस ना लिए गए तो 30 जून से आटे की पैदावार और सप्लाई बंद कर दी जाएगी और आटा जब नहीं होगा तो रोटी खा ही नहीं सकते आप, कैसे सिलसिला चलेगा। सबसे पहले तो मुझे आसिम साहब ये बताइएगा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? देखिए, जिस तरह आज से एक हफ्ता पहले हमने जब प्रपोज बजट पेश हुआ था तो उसके हवाले से कहा था कि इस पे फ्लोर मिल्स को चूंकि एक स्पेशल कैटर में रखा गया था और जो रिड्यूस रेट था दैट वाज 0.25% और इससे पहले ये 0.20% था। तो इस दफा फ्लोर मिल का नाम उस शेड्यूल में नहीं लिखा गया। तो ऑल अदर्स जो बिजनेसेस हैं उनका रेशियो या उनका टर्नओवर टैक्स इज 1.25%। सही। अच्छा, तो आसिम साहब अभी क्या कोई आप लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि इस मसले को सुलझाने के लिए आप लोग हुकूमती जो रहनुमा हैं उनसे कोई आपकी बातचीत? मैं फिर से रब्ता करने की कोशिश करूंगी। अब ये टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया है और कहा यही गया था जब बजट आया था और जितने भी ये मुआशी तज्जियाकार हैं वो भी ये बोल रहे थे कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है ना वो बढ़ा दिए गए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए गए। बज़ाहिर यही कहा गया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और ख्याल रखा गया है ये सबसे बेहतरीन बजट है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं कि शोर तो मचेगा। और वही सूरत हाल है कि शोर अब मच रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और सरमायाकार ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। धमकियां दी जा रही हैं कि हम लोग सब कुछ बंद कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। अब इसका हल क्या है, किस तरीके से इन मामलात को अब सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्योंकि ना सिर्फ फ्लावर मिल का मसला है, ऑयल टैंकर वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम भी तेल की तरसील को बंद कर देंगे, इन टैक्सेस को वापस लिया जाए। हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद है। आसिम साहब, आप लोग अभी इस वक्त आप लोगों का लाहेअमल है क्या? किसी से आपका कोई राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल जी, हमारा कल रात भी जो बात हुई हमारी वकार मसूद साहब से जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं कमेटी,
उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई। और आज हमारी FBR के जो स्पोक्स पर्सन है चेयरमैन साहब के, उनसे भी बात हुई और उन्होंने हमें कहा कि आज की तकरीर में ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं सारे वापस ले लिए जाएंगे। जबकि जो टर्नओवर टैक्स है वो ऑलरेडी उसकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि जो 1.25% में गलती से गया है, इसको 0.25 में लिखने से रह गया था, जिसकी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी FBR ने जारी कर दी है। और जो टैक्सेस भी GST की शक्ल में ब्रांड पे लगाए गए थे, उसकी वापसी का भी अंदिया दे दिया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द टाइम कि जब वो बजट के असेंबली में इजलास में तकरीर करेंगे तो इंशाल्लाह मामलात होपफुली रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, अदरवाइज खुद से हुकूमत ने टैक्सेस नहीं लगाए? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी आटे के हवाले से बड़ा फोकस्ड ये रखा सिस्टम पूरा साल के रेट ना बढ़े। तो अब भी ये जो टैक्सेस लगे थे, इससे जो इसकी रिफ्लेक्शन थी रेट्स के अंदर, वो अराउंड 80 to 90 रुपीस पर 20 kg बैग, यानी कि 5 रुपए हम इसे राउंड करते हुए कह सकते हैं कि 1 किलो के ऊपर इजाफा था, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा था। आप देखें गंदम की प्राइसेस 1400 से इमदादी बढ़ के वो बात आपकी आसम साहब ठीक है। आपने जिस तरह के अभी कहा कि ये रेट्स पहले थे 0.025 और ये गलती से 1 पॉइंट समथिंग हो गया, इसको वापस उस पर किया जाएगा, तो क्या ये बाय मिस्टेक हुआ था? देखिए, लिखा नहीं गया था, ना वहाँ फ्लोर में लिखी हुई थी ना यहाँ फ्लोर में लिखी हुई थी। यहाँ पे जिनको स्पेशल रिड्यूस रेट दिया गया उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन फ्लोर मिल्स वर नॉट रिटन देयर। तो इसका मतलब है कि ऑल अदर बिजनेसेस में फ्लोर मिल्स आ गई, तो वो दैट इज टू बी रेड एज 1.25% के टैक्स के निफाज के साथ। जब उन्होंने कहा कि ये गलती से बाय मिस्टेक रह गया है, तो वी डू एक्सेप्ट कि ठीक है बाय मिस्टेक रह गया। फाइन, ठीक है। आसिम साहब मेरे साथ रहेगा इस वक्त में इमरान याकूब से है, सीनियर एनालिस्ट हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो लॉजिक दी गई है आसिम रजा साहब को, आपने सुना है कि बाय मिस्टेक लिख दिया गया है और अब इसको फिर से वापस किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी लॉजिक आपके नज़र में एक्सेप्टेबल है? क्योंकि इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है और ये बोल रहे किसी वक्त भी ऐलान भी हो जाएगा और इसको क्लैरिफाई भी कर दिया जाएगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ। मीर शम्स शाहवानी साहब जो कि वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स के, वो भी हमारे साथ हैं। मीर साहब, आपका राब्ता हुआ किसी से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वजीर खारजा और वजीर पेट्रोलियम को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा राब्ता सबसे हुआ है 5 कोर से, और IG सिंध ने हमसे रब्ता किया है, और गवर्नर सिंध ने कल नहीं परसों हमारे मीटिंग और मसाइल तलब किए। लेकिन कुछ गैर अनासर लोग जिन पे दहशतगर्दी के FIR है, कुछ चीजें हैं, इन सब का मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से और वजीर दाखिला से, चीफ जस्टिस से करप्ट माफियाज का जो है ना नोटिस लेके इनको सख्त से सख्त जो है ना सजा दी जाए और FIR अमल में जाए। नहीं मीर साहब, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? और आप ये जिन दहशतगर्द अनासर की बात कर रहे हैं, इनका रोल क्या है? करप्ट माफिया की तो समझ आती है। देखिए, करप्ट माफिया ये है, इनका एक है OCTA, OCTA, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन मींस 29 कंपनीज है। एक कंपनी में इन्होंने अदादारी की है, बदमाशी डाला हुआ है। असले के जोर पे सुबह 11 बजे आए हैं इन्होंने, कलाशंकोव के जोर पे इन्होंने सप्लाई बंद किया है। उसके बाद जब हमने CS को, IG को, 5 कोर को बताया, तो उसके बाद हमें ऊपर से अहकामात मिले हैं GHQ से, फेडरल से और चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि हमें 4 बजे सप्लाई स्टार्ट चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता है। पुलिस आपको ताउन करेगा, रेंजर्स आपके लिए खड़ा होगा, सब आपके लिए, लेकिन हमें सप्लाई स्टार्ट चाहिए 4 बजे। ये हमें फेडरल से और GHQ से अहकामात है। सही, चले मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इमरान साहब, आप जो मामलात हैं ये फ्लावर मिल्स का भी और अभी ऑयल टैंकर्स का भी आपने सुन लिया। ये तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है कि ये OCTA जो उन्होंने बताया 29 कंपनीज हैं, इनकी अजारादारी या असले के जोर पर आके इन्होंने सारी सप्लाई बंद कराई है। ये गुंडागर्द अनासिर कौन है? इनके सदे बाप के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखें, गुजारिश ये है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आसिम साहब की बात तो मैं सुन नहीं सका, लेकिन आपके सवालात भी सुने और इशू को समझने की थोड़ी सी कोशिश भी की है। दूसरा, इसी तरह पेट्रोलियम का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ माफियाज बने हुए हैं।
अब प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब वजीर आजम इमरान खान साहब जो कि ये नारा लगा के आए थे कि वो माफियाज को खत्म करेंगे, वो माफियाज के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब किसी भी वजह से अगर वो एक्शन नहीं हो सका और माफियाज पहले से मजबूत होते चले जा रहे हैं तो फिर उस वजह से मसाइल बढ़ते हैं। अब देखें, अगर गलती हो गई, गलती से फिगर हो गया, आसिम साहब ठीक कह रहे हैं, मान लिया मिस्टेक हो गई होगी। क्या मिस्टेक अगर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि ये मिस्टेक हो गई है तो उसको ठीक करने में कितनी देर लगती है? बिल्कुल। या कितनी देर लगनी चाहिए? मेरा तो बतौर एक पाकिस्तानी आपसे ये सादा सा सवाल है कि आसिम साहब बिल्कुल ठीक आपने कहा है, मिस्टेक हो गई और बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ापन है कि आप अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उस गलती को खत्म करने के लिए, उस मिस्टेक को खत्म करने के लिए मजीद कई मिस्टेक्स की जाएंगी या वाकई उसको खत्म किया जाएगा? पहली बात तो ये है, अगर अब वाकई मिस्टेक थी तो फिर अब तक उसे ठीक हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये अब आ जाती है जो पेट्रोलियम के हवाले से आपने कहा, देखें इस कराची जैसे शहर में जो कि पाकिस्तान की मुआशी शहर है, जो सारा मामला यहाँ पे उस वक्त शुरू होता है कि जब ऑयल टैंकर अगर हड़ताल कर दें तो आप देखें कि पहिया रुक गया तो सब कुछ रुक गया। बिल्कुल। अब वो कौन से लोग हैं जो हुकूमत से भी ज्यादा पावरफुल हो गए? वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा माफिया है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी ज्यादा ताकतवर है? अगर तो ये ऐसा ही है तो फिर तो हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हुकूमत को घर बैठ जाना चाहिए। सही। देखिए अभी जो ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही कंपनी, और उसने कहा जी बिल्कुल हम नहीं चलने देंगे, और वो दहशतगर्द कह रहे थे। हुकूमत तो को ये चाहिए कि फौरन उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है ना सिर्फ वो करें बल्कि इनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये आइंदा कोई भी बंदा इस तरह से जुर्रत ना करे और कानून को ना अपने हाथ में। बिल्कुल आप ठीक वजह फरमा रहे हैं इमरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ रहेगा। मैं मीर शम्स साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा कि ये जो आपने ऑक्टा की बात की है, आप लोग कभी इस मामले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर किसी हुकूमती वजीर के पास, किसी आम शख्स आप लोग गए कि भाई इनके लिए कुछ करें, ये लोग क्यों हमें प्रेशराइज करते हैं, इस तरह किस तरह असले के जोर पे रोका जा सकता है? देखिए, गुजारिश है, हमारे 20 जुलाई को जो है 2020 में 18 जुलाई 2020 में हमारी मीटिंग्स हुई थी। कुछ सेल्स टैक्स के मसले थे, कुछ इसमें पाइपलाइन के इश्यूज थे। उसमें हमें गवर्नर साहब ने और फेडरल मिनिस्टर ने हमें बताया था कि ये इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे। उसके बाद फिर ये कोविड एकदम से बढ़ गया, स्टेप बाय स्टेप हमारे मसले हल हो रहे हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का एक ऐसा नाजुक सूरत हाल है जो कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब चल रहा है, कोविड चल रहा है, 2 साल से पूरा पाकिस्तान क्राइसिस में है। अब मुल्क की सप्लाई जब हम बंद करेंगे तो लोगों को इसका इफेक्ट गरीब आवाम पे पड़ेगा। तो इस पे मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ कि नोटिस ले और इनको जो है ना बिल्कुल इस माफिया को मुकम्मल खत्म करे जो ठीक हो गया। 6 महीने बाद ये स्ट्राइक करते हैं। दूसरा मैं एक सवाल आपसे और करती चलूँ कि मुझे ये बताइएगा कि टैक्सेस के हवाले से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो हुकूमती टैक्सेस को मुस्तरद किया है ना। टैक्सेस का बीबी टैक्सेस का ये हुआ था कि टैक्सेस एसआरबी टैक्स है, एसआरबी टैक्स कटता है 4 सूबों का। पेट्रोलियम ने पीएम साहब के कहने पे 3 सूबों का टैक्स खत्म किया के पंजाब और आपका जो है ना इसका बलूचिस्तान का। सिंध गवर्नमेंट का रह गया था, सिंध गवर्नमेंट से मीटिंग था, हमारे लोग खुद मिलने वहां नहीं गए। चीफ सेक्रेटरी ने, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कॉल किया लेकिन ये नहीं, उन्होंने कहा हम स्ट्राइक करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। जानबूझ के मुल्क को जो है ना खराब करने की एक साजिश है, इसका नोटिस ले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए सही हो गया। आसिम साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी आप बता रहे हैं कि इजलास होगा और फिर उसमें जाहिर सी बात है इसको बता दिया जाएगा ये जो बाय मिस्टेक हुआ है, लिखा नहीं गया और ये टैक्स इस तरीके से नहीं है जिस तरह लग गया है। तो ये आप लोगों को क्या लगता है इतना टाइम क्यों इसमें फिर लगाया जा रहा है, और आप लोगों ने आपको हड़ताल देने की फिर क्यों नौबत पेश आई, हड़ताल की कॉल देने की? फिर आप लोग तो ऐसे ही मसले को सुलझा लेते। जी देखिए, हमने आज से 8 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने इस चीज़ की संगीनी और इसकी जो हकीकत है वो उजागर किया था इस पॉइंट को, और हमने कहा था कि अगर इन 8 दिनों में ये रेक्टिफाई ना हुआ तो हम फिर एहतजाजन अलामती हड़ताल करेंगे 2 दिन की। अब जब वो उस अरसे में नहीं हुआ तो फिर हमने
परसों 22 तारीख को मीटिंग करके 23 को वॉशिंग बंद की और आज से हमारी ग्राइंडिंग बंद हुई। ये हमने खुद से टाइम दिया था, हम सिर्फ तो फिर आसिम साहब फिर ये मसला वो तो ना हुआ ना जो आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर तो ये सिर्फ रेक्टिफाई करने का प्रॉब्लम होता तो इतना टाइम ना लगता। फिर आप लोगों के धमकी देने पर, इंटीमेशन देने के बावजूद ये चीज़ नहीं हुई। फिर आप लोगों की जब 22 को ये मीटिंग हुई है तो आप लोगों को क्रशिंग भी रोकने का कहना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि मसला कुछ और है। देखिए इसके बारे में तो फिर हुकूमती जो है तर्जुमान वही बता पाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमने समझा हमने उसके मुताबिक किया और हम अपनी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहते थे ताकि उनको पता हो कि कौन सा टैक्स, जब एक साइड पे कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट और उसमें कोई नई टैक्सेशन नहीं है तो आटे पे टैक्स कैसे लग सकता है। दैट इज वाई कि हमने ये अलामती हड़ताल की। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया बासिम रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब ये तो कहा गया था कि जो बजट है ये पीटीआई की गवर्नमेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है, इसमें अवाम को रिलीफ दिया गया है, अब ताजिरों का ख्याल रखा गया है, लेकिन सिचुएशन तो बिल्कुल इसके बरक्स है। जगह जगह एहतजाज हो रहा है, क्या फ्लावर मिल, क्या ऑयल टैंकर एसोसिएशन, सभी एहतजाज कर रहे हैं, गैस वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए हमने ये जो बयान दिया वो ये है बिजनेस कम्युनिटी ने कि जो पीटीआई के जो दो पिछले बजट से इससे ये बेहतर बजट है। अब इसका मतलब आप जो भी ले लें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इस बजट में कोई डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये ग्रोथ की तरफ भी इसका डायरेक्शन है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का भी इसका डायरेक्शन है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के लिए भी इसका डायरेक्शन है। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है, आप अगर पूरा पढ़ें इसके अंदर, हम ये कहते हैं कि जो आपका कोर इन्फ्लेशन है जो 51 आइटम्स का होता है और चीनी भी है, ये जो चीजें हैं इनका जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज्यादा है, इसको कर्टेल होना चाहिए किसी सूरत में भी। आप देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया। अब ये जो वीट का जो क्राइसिस है, एक तो हुआ हमारे हिसाब से तो ये हुआ है कि ये होल्डर्स जो है ना ये इसको होल्डिंग करते हैं, फिर इसके बाद गवर्नमेंट उनको वो एक जो फिक्स प्राइस होती है उसको वो अपर सीलिंग पे उसको वो कट नहीं करते और ये जो गंदम की शॉर्टेज क्रिएट होती है। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि कई उस जगहों पर कि देखिए हम अगर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर 400-500 अरब रुपए खर्च कर देते हैं तो ये तो एक करने वाले हैं जो जखीरा अंदोज हैं उनको बीट करने का एक ही तरीका है कि आप सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट करें और सप्लाई एंड डिमांड को बीट करें, डिमांड को आप बीट करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप इंपोर्ट करके रख दें। वो मांगता है और मिलेगा माल और माल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इसके दाम जो है ना ये क्रैश होकर नीचे आए। यही दाम को इस जब ये कोई होल्डर जब कोई आइटम को पकड़ लेते हैं, ये शुगर भी उन्होंने होल्डिंग की है, गंदम को भी किया है, अब वो जो इसके दाम बढ़ रहे हैं, ये जो फ्लोर मिल वाले जो आज चीख रहे हैं वो इसीलिए चीख रहे हैं कि जो उनका जो डिफरेंशियल जो प्राइस है, जो वीट की प्राइस है और जो आटे की प्राइस है, उसका जो डिफरेंस इनकी मजदूरी इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और तो ये जो सारा मामला है कि जो ये रेक्टिफाई करने का भी आपने आसिम साहब को अगर सुना हो, वो ये बोल रहे हैं कि भाई फिगर्स तो ये नहीं है, ये रेक्टिफाई होगा, सिर्फ रेक्टिफाई का प्रॉब्लम है, वो जैसे ही इसको ठीक कर देंगे और ऐलान कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। हमने अलामती हड़ताल का ऐलान किया है। आपको ये लॉजिक एक्सेप्टेबल लग रही है? देखें ये एसेंशियल आइटम है, मेरी तो मेरे भाइयों से गुजारिश है, फ्लोर मिल वालों से भी, कि ये मुनासिब तरीका नहीं है। देखिए अगर आपका कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो आप बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि आपको कन्वर्जन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और आप यानी इसके अंदर जिस तरह से जो आप अगर मिसाल के तौर पर 10 रुपए का गंदम है और आपको 12 रुपए की बेचने की इजाजत है, सारी सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एकदम बुलाकर चीजों को ठीक करने के लिए साथ बिठाया नहीं जाता, उसमें इतनी ताखीर होती है कि चीजें जो है वो डिले होती जाती हैं, फिर एहतजाज की कॉल, फिर सड़कों पर आना, फिर ये सब शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत शुक्रिया मीर शम्स साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब और इमरान याकूब साहब, आप सभी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जिसके बाद कुछ दीगर मौज़ूआत उन पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जो कि अब कश्मीरी अवाम मोदी के किसी झांसे में नहीं आएंगे, उनकी जानिब से कहा गया। ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें जो रहनुमा है कश्मीरी उनको मदऊ किया गया है, बुलाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कुछ मकासद हैं। ये एक चाल हो सकती है, साजिश हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। इस वक्त हमें हुर्रियत लीडर हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब आपके वक्त का। अब ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें मोदी सरकार ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो बुला रहे कश्मीरी रहनुमाओं को, आप क्या समझते हैं इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? जिस टाइमिंग में ये बुलाई जा रही है आपको क्या समझ आ रहा है? ये वही कठपुतली हैं, वही खुद साख्ता लीडर हैं, खुद साख्ता जमातों के लीडर हैं, जिनको जमीर का सौदा करने के लिए आज मोदी सरकार ने मदऊ किया था दिल्ली। देखिए, भारत सियासी चालों से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये जो नाम नहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, इन लोगों को मायूसी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। कश्मीर एक हकीकत है और ये बैन अवी सतह पर एक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया है, जिसके पिछले साल 3 सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी हुए हैं, उसके बयानात भी आए हैं। तमाम 2 साल गुजर गए हैं जब मोदी ने ये इकदाम उठाए और एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पिछले 3 साल से मुसलसल बंद है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह है। वहाँ पर इस इंटरनेट के जमाने में भी कश्मीरियों को साल पीछे धकेल दिया गया है। और जहाँ मोदी मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है, जहाँ वो हमारी डेमोग्राफी पे जो उसने हमला किया था, तो वो ये समझ रहे थे कि मैं गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद करके अक्सरियत को अक़लियत में बदल दूं। तो चूंकि वो मैंने तो सर्टिफिकेट ली है, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, वो वहां बस नहीं सकते हैं। वहीं आज उन्होंने उन लोगों को जो कल जेलों में थे, जो पिछले दफा भी कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत के हाथ जिन्होंने मजबूत किए थे, आज वो फिर वहां जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी क़ियादत नहीं है, लीडरशिप नहीं है, कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो जेलों में बंद है, जो घरों के अंदर नजर बंद है। ताहम आज जहाँ भारत इन कठपुतलियों को तो बेवकूफ बना सकता है, ताहम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है मोदी, जहाँ उन्होंने जो डेमोग्राफी चेंज पे हमला किया है, ये सारे इकदाम सिक्योरिटी कौंसिल के इकदाम के मुनाफी हैं। हमारा मुतालबा हक खुद आदियत का है, हमारा मुतालबा जो हमारा बुनियादी हक है उसका है, जिसका ज़ामिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से या इस तरह के प्रोपगंडों से या इस तरह की जो लाहासिल रिहर्सल है मोदी की, इससे कश्मीरी अवाम को न मरूफ कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है अभी हमीद साहब के ये मुंतखब नुमाइंदों की वापसी और सन 2018 से नाफिज जो गवर्नर राज है, उसके खात्मे के लिए दोनों तकसीम शुदा जो इलाके हैं उनमें असम्बली के इंतखाबात की जानिब इसको एक अहम कदम कहा जा रहा है। आपके ख्याल में ऐसा है? देखिए, वहां पर पिछले 73 साल से कश्मीरी कुर्बानियां देते आ रहे हैं, इन कसवतियों को इस्तेमाल किया गया। अब 5 अगस्त के बाद वहां गवर्नर रूल चल रहे हैं, गवर्नर राज है, तमाम कश्मीरी उसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं जिस तरह से पहले बसर कर रहे थे। मावराए अदालत कत्ल हो रहे थे, वहां पर आए रोज तशद्दुद, मारदाद, आतिशदगी, जान इमलाक हमारी उसको तबाह किया जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आई है। हर घर के बाहर वहां 9 से 10 लाख अफवाज, उनकी जो काबिल अफवाज है, उन्होंने वहां पर जो माहौल खराब किया है, खौफजदगी का जब नजारा बाहर होता है, लोग खौफ हिरास में हैं, लोग खौफ हिरास में। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। अब्दुल हमीद साहब आप हमारे साथ रहेगा। अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुर्रियत लीडर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। बताइएगा अब्दुल हमीद साहब, इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि ये आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक भोंडी सी कोशिश है? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो सूरत हाल है, मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है मुआशी लिहाज से भी, और अब उनको सारी सी बात है कुछ ना कुछ तो करना है फेस सेविंग के लिए। देखिए, मसला कश्मीर अब दुनिया के लिए अनजान मसला नहीं रहा है। 5 अगस्त के बाद इस शर से खैर के पहलू निकल आए हैं, जहां बैन-अवी सतह पे मसले कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया गया है। जहां मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इजलास हुए हैं, आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए हैं। अमेरिकन जो साबका प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कई मरतबा सालसी की बात की है, तो ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। ताहम जहां आज 10 लाख फौज की मौजूदगी में
कश्मीरियों को जो है उनके कत्लेआम का उनको लेसन मिला है, बिरादरी के लिए लम्हा फिक्री है। कश्मीर जेल खाने में इस वक्त तब्दील है। 5 अगस्त के बाद फौजी जमा में इजाफा हुआ है, वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों की तादाद में गिरफ्तार हैं, जाली मुकाबलों में हमारे मासूम बच्चों को मार दिया जाता है। इसी तरह से वहां पर हर तरह से जो है वो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। मसले कश्मीर जो है ये एक हकीकत है, इसको जुटाया नहीं जा सकता है। दुनिया को अब आगे आना होगा। जहां मोदी ये समझता था कि मैं गोली के जोर पे कश्मीरियों को दबाऊं, वो इसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। कश्मीरी जो क़ियादत है वो हमारे ख्वातीन निज़ाम जेलों के अंदर बंद है, हमारे मासूम बच्चे जेलों के अंदर बंद है। मैंने कहा कि 3 साल हमारी एजुकेशन में आते रहे। अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो तकरीबन 14 महीने इन्होंने जेल काटी है, और वहां से जिस तरह के बयानात उनके सामने आए तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ चुकी हैं। लेकिन अभी जब ये फिर से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर ये बैठक हुई है, इसमें उनकी जमात भी शामिल है। देखिए वो लोग चूंकि हवा का रुख देकर फिर चले गए हैं दिल्ली, हालांकि उनको नौशत दीवार पर लेना चाहिए। उनके साथ जो हुआ है, खुद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी बुजुर्गों ने गलती की है, कायद-ए-आज़म का विजन सच था, और जहां खुद उमर अब्दुल्ला की फैमिली भी यही कह रही है, उन्होंने भी हमेशा जो है ना कश्मीरियों के कत्लेआम में भारत का साथ दिया है। आज वो फिर इस कब्जे को दबाम बख्शने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वहां बैठक में मोदी के साथ, अजीत कुमार देव के साथ कश्मीरियों ने इस लीडरशिप को हमेशा मुस्तरद किया है। कश्मीरी लीडरशिप जो है वो हुर्रियत क़ियादत है, वो सईद अली शाह गिलानी है, वो यासीन मलिक है, वो शबीर अहमद शाह है, वो मीर वाइज उमर फारूक साहब हैं, जो घरों में बंद है, जो जेलों में बंद है। तो लिहाजा ये दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा देर तक अब दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता है। ताहम आज की डेट में ये अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत है, उसकी जो है वो खामी है कि जहां उसके एजेंडे पे कश्मीर मौजूद है, और आज तक वो इसको हल करने में नाकाम रहा है। आज की डेट में अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा नहीं कर रहा तो वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है ये जो अभी कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले इस तरह की मीटिंग का बुलाना और इस तरीके से वो रहनुमा जो कि कठपुतली है उनको बुला के बातचीत करना, इससे क्या आपको समझ आ रहा है? ये साजिश तो है ही, लेकिन इसके पीछे मकासद और क्या हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, ये साजिश हो रही है कश्मीर के खिलाफ और तहरीक आज़ादी के खिलाफ। इससे पहले भी ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, जहां इनको बाइकआउट में लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। जहां पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, खुद हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा कि 6% वोट पड़े हैं, और 6% वोट लेकर कोई पार्लियामेंट में जाए कहे कि मैं कश्मीर को नुमाइंदा हूँ, तो ये तो अहम हुकूक की जन्नत में रहने वाले लोग हैं। ये तो अभी भी समझ नहीं रहे हैं। मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए। मोदी अब देखें, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इलेक्शन से या हमारे जीत नहीं सकते हैं, मसले कश्मीर को हल नहीं कर सकते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का नामुल बदल भी नहीं है। कश्मीर एक हकीकत है। वहीं आप देखें जहां 40 करोड़ आपके भिखारी हैं हिंदुस्तान में, जिनको रोटी मैसर नहीं है, जिनको अपना छत मैसर नहीं है, जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है, फुटपाथों पे वो सोते हैं। उसके बजाय मोदी 10 से 11 लाख अफवाज उस पर खर्चा कर रहे हैं, उन पे जो है दिन रात जो है ना वो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे खर्च करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक बेकार सी कोशिश थी, एक भोंडी सी कोशिश थी। आलमी बरादरी इनका मकरू चेहरा देख चुकी है और कुछ हासिल नहीं होगा इससे, जो कुछ भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल हमीद लोन साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं बड़े मियाँ साहब की, क्योंकि आज बड़ा एक अहम फैसला सामने आया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह फैसला सुना दिया है, और मैरिट पर फैसले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ गिरफ्तार हों या सरेंडर करने की सूरत में अपील पर सजाएं बरकरार रखी गई हैं। इसी पर बात करते हैं। राजा आमिर रब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सजाएं तो बरकरार रखी गई हैं, आप इस सारी सिचुएशन को जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देख रहे हैं? मियाँ साहब की वापसी की अगर बात की जाए, वैसे तो उन्हें अपनी लीगल जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी का कल ही बयान आया है कि अगर उनकी सेहत की सिक्योरिटी दें तो मैं उन्हें आज ही बुलवा लेती हूँ, यानी कि इलाज का कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मियाँ साहब को अपनी लीगल जंग लड़नी चाहिए, और अदालत ने उन्हें एक फायदेमंद फैसला दे दिया है कि वो जब चाहेंगे या जब सरेंडर करेंगे या जब अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता,
अब जब वो चाहेंगे, जब वो समझेंगे कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, अब हालात साजगार हैं, अदालती माहौल या मुझे रिलीफ मिलने की तवक्का है, तो फिर उन्हें आके यहाँ दरखास्त देते, मेरिट्स पे मेरा केस सुन लें। जबकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफी फैसले हैं कि जब एक शख्स अपील फाइल कर देता है, वो खुद मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो भाग भी जाए तो उसकी अपील मेरिट पे सुनी जाती है। अदालत ने सिंपली ये देखना था कि क्या आया जो ट्रायल कोर्ट था वहां पे इन्होंने मनी ट्रेल दे दिया था, वहां पे क्या इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बता दिया था, वहां पे अदालत को सेटिस्फाई कर दिया था कि जनाब ये हैं वो जराए जहां से हमने ये फ्लैट्स बनाए थे। और अगर अदालत समझती है कि नहीं वैसी चीज या ऐसा एविडेंस देने से कासिर रहे, वहां पे फेल हो गए, कोई ऐसी चीज नहीं दे सके, तो फिर अदालत मेरिट पे इनकी अपील डिसमिस कर सकती थी। तो अब मेरे ख्याल में तो नैब को इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और कहें कि जी वो भले करे हुए हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो इसे चैलेंज नहीं कर सकते, वो मफरूर हैं। तो नैब चैलेंज करके कहे कि जनाब वो शख्स कौन सा है, उसका फैसला आप मेरिट्स पे कीजिए। आप देखिए एक केस में अगर उसने चीजें दे दी हैं तो भले से बरी कर दीजिए, नहीं दी तो राजा साहब इसमें क्या जो मुल्जिम है उसकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि गिरफ्तार हो या फिर सरेंडर करने की सूरत में, तो इसमें तो फिर उनका इसका मतलब है कि यहाँ पर मौजूद होना भी जरूरी है, फिर ये कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। देखिए ये तो एक मुत्ताहिद अदालत ने कहा ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू है, सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ी अदालत है और उधर यही नैब बात करे कि जनाब ऐसी बहुत से केसेस हैं कि जिसमें मुल्जिम मफरूर हो गया, उसकी अपील चल रही थी, तब भी अदालत ने कहा कि अब चूंकि अपील हमारे सामने आ गई है, हमने मेरिट्स पे फैसला करना है। तो इसी पॉइंट को लेके अगर नैब जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ के लिए कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। और अगर नैब नहीं जाती और ये इसी तरह पड़ा रहता है, तो फिर मियां साहब के लिए ये ऑप्शन ओपन रहेगी कि एज एंड व्हेन ही वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, ही फील्स कि यहाँ पे हालात साजगार हैं, तो वो फिर से आके दरखास्त दें कि जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, जो क्रिमिनल जस्टिस है, उसको वो एक नुकसान पहुंचाता हुआ हमें नजर आएगा। क्योंकि इस तरीके से एक कॉन्विक्ट को ये इतना नहीं दिया जाता है कि वो मुल्क से भाग जाए, फिर मर्जी हो तो आ जाए। साहब इस सारी सिचुएशन में जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि नैब को ऐसे करना चाहिए कि वो जाए और अपील करे और इस तरीके से सारा मामला हो, इसमें ये नैब की प्रोसिक्यूशन पर क्यों सवालात उठते हैं? फिर ऑपोजिशन भी ये बोलती है कि कुछ साबित ही नहीं कर पाते। अब ये तो चेयरमैन नैब से आप पूछ सकते हैं कि क्यों उसकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है, क्यों ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई केसेस में कहा है कि नैब की प्रोसिक्यूशन जो सी है वो नैब के केसेस में तैयार नहीं होती, वो अदालतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब मुस्लिम लीग नून के आप जितने भी केसेस देख लें, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम हो, नवाज शरीफ हो, कल ख्वाजा आसिफ भी बाहर आ गए, अब गालिबन कोई शख्स भी अंदर नहीं रहा, सब जमानतों पे है। वो सवालिया निशान बिल्कुल नैब की परफॉर्मेंस पे है और ये काफी अरसे से है। अब इसकी जिम्मेदारी जो है चेयरमैन नैब वो जवाब देंगे इसका। अच्छा, और एक फाइनली मुझे ये भी बताएगा कि अगर मियां साहब ये फैसला कर लेते हैं कि उनको पाकिस्तान वापस आना है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी, उनके लिए सिनेरियो क्या होगा? क्योंकि वो जेर हिरासत जब यहाँ से गए, इलाज की गर्ज से गए, तो वापसी पर फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए वो तो यहाँ से जब गए थे तो बेल लेके गए थे, अब चूंकि बेल उन्हें एक मुकदमे में दिया गया था और वो मुकदमा डिसमिस हो गया, तो अब उनकी सजा बरकरार है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे या तो जमानत कबल गिरफ्तारी लेके आएंगे, अदरवाइज उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर वो अपना कोर्स। लेकिन ये वो ऐसी बात है कि जो इस केस की हिस्ट्री को देखते हुए कभी भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है कि मौजूदा हालात में मियां साहब वापस आएंगे। वो जब आएंगे तो कुछ सोच समझ के, कुछ तय करके कुछ उन्हें नजर आएगा। सही।
बहुत शुक्रिया आपका। बराजर आमिर अब्बास, प्रॉसिक्यूटर जनरल नैब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि नैब को अब जाना चाहिए वापस एक अपील के साथ और कहना चाहिए कि भी मेरिट पर आप फैसला करें और सारी चीज़ों को कानूनी तरीके से प्रॉपरली देखा जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर साल 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबा ने शोबा सेहत की खामियों को बेनकाब कर दिया है और हज़ारों मजदूर फारिग हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा सिर्फ मखसूस तबके को हुआ है। इसी पर बात करने के लिए चेयरपर्सन है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिना जिलानी साहिबा। बताइएगा हिना जिलानी साहिबा, आप ये जो सारी सूरत हाल, ये ज़ाहिर सी बात है पेंडेमिक का ये जो एक पूरा दौर गुजरा है, आप अल्लाह का शुक्र करें कि चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं, इनमें किन किन चीज़ों की निशानदही की गई है और ये रिपोर्ट कितनी होशरुबा है? जी देखिए, ये जो चीज़ों की निशानदेही की है ये उन फैक्ट्स पे मबनी है जो कि सबको मालूम है। आपके मीडिया में भी इनकी रिपोर्ट्स आती रही हैं। इंसानी हकूक़ की कमीशन जो निशानदेही कर रहा है वो इस उम्मीद पे कर रहा है कि जो चीज़ें भरपूर अंदाज में उजागर हुई हैं इस कोविड की वजह से, उनका अजाला हो सकेगा और पाकिस्तान में प्लानिंग करने वाले और जो फैसला साज अदारे इनकी तरफ तवज्जो देंगी। खास तौर पर ये जो इंसानी जो हेल्थ है, इसका जो हक है लोगों का, उसके ऊपर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। हमें ये नजर आया है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इसके अंदर इतनी जो हमारी आबादी बढ़ी हुई है उसके लिए सर्विसेज पैदा करना जरूरी है। इसी तरह आपकी बेशुमार की जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी की सतह से नीचे है, वो इस किस्म की हेल्थ केयर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमीर लोगों को मुहैया है, जो गरीबों को मुहैया है हेल्थ केयर वो स्टैंडर्ड की नहीं है और ना इतनी वाफी मिकदार में हमको मिल रही है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इस रिपोर्ट में जो रेप केसेस के हवाले से पॉइंट आउट किया गया कि केसेस हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो रुकने में नहीं आ रहे, ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। बच्चे क्या, खवातीन क्या, एजड खवातीन क्या, कुछ कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो इस सिलसिले में आप क्या समझती हैं, जो बिल्स पास होते हैं, कानून साजी होती है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? इस पर कौन आवाज उठाएगा? देखिए, जो आवाजें उठ रही हैं वो कम नहीं है। मीडिया भी उठा रहा है, सिविल सोसाइटी भी उठा रहा है। हर वक्त शोर इस बात का बरपा है कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जो जराइम हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कवानीन की अपनी एक जगह है, लेकिन कवानीन तब तक कामयाब नहीं होते जब रियासत की सोशल पॉलिसी उन कवानीन को बैकअप ना करे। आप एक तरफ कवानीन बनाते हैं और दूसरी तरफ रियासत के जो मुक्तदर लोग हैं वो एक माइंडसेट जो है उसका डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो इनफैक्ट हौसला अफजाई करती हैं, लोगों को जस्टिफिकेशन देती हैं खवातीन के खिलाफ जो जराइम हैं उनके ऊपर। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का एक हालिया बयान, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर काफी वावेला मचा है। बिल्कुल वावेला, आप वावेला ना कहें, वावेला तो सिर्फ एक गैर संजीदा लफ्ज है। मैं समझती हूँ कि इन्होंने लोगों की एक आउटरीच है और सोसाइटी इस बात से खौफजदा है कि इस किस्म के बयान को, ऐसी रविश को किस हद तक इसकी हौसला शिकनी करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बातें ख्याल में रखनी चाहिए। आपको कवानीन के साथ साथ वो मैकेनिज्म क्रिएट करनी चाहिए जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैकेनिज्म क्रिएट करने चाहिए। पॉइंट ऑफ फोकस ये होना चाहिए कि इनका सदेबाब के यहाँ पे कि रुकेंगे कैसे। और इस पर काफ़ी जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि इस पर मज़ामत के बयानात भी आए हैं और फिर अपोजिशन ने भी कहा है कि रेप केसेस को ख़वातीन के लिबास से जोड़ना किसी तौर भी एक ठीक बात नहीं है, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। इससे हौसला मिलता है मुल्ज़िमान को, उनकी हौसला अफजाई होती है। हिना जिलानी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त आप हमारे साथ मौजूद रही। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।